गुड डे डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कर्व मिरर का स्टार्टिंग। लास्ट क्लास जो थी वो एक ब्रिज कोर्स की जैसे थी, जो हमने प्लेन मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन को समझने की और डेप्थ में कोशिश करी और कर्व मिरर का स्टार्टिंग करा। कर्व मिरर को समझने का मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया था कि आप एक चमचे को जिससे आप दाल लेते हो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए उस पर, उसको ले और उसका एक साइड और दूसरे साइड को गौर से देखें। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये है इसका कॉनकेव साइड और ये वाला है इसका उभरा हुआ हिस्सा, कॉन्वेक्स साइड। आपने क्या डिफरेंस नोट करा? जिस भी बच्चे का यहाँ पर हमने इमेज फॉर्म किया है वो इसमें बन रहा है उल्टा और यहां बन रहा है सीधा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना सीधा और ये उल्टा, इसी को हम यहां पर बोलते हैं, इसको इस वाले को इन्वर्टेड इमेज। और ये कैसी इमेज है? इरेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, एक है इरेक्ट इमेज और एक है इन्वर्टेड इमेज। रिफ्लेक्शन के और भी ज्यादा कमाल देखेंगे हम इसी टॉपिक में आगे। रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन आएगा कि यहां आपको जो इस बीकर में, इस कांच के टम्बलर में, ग्लास के टम्बलर में आपको जो एक पेंसिल दिख रही है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टूटी हुई है या बैंडेड है, बट ये रिफ्रैक्शन का कमाल है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब अगर अपन इस, ये आपने देखा कर्व मिरर का फॉर्मेशन, कॉनकेव सरफेस बना है ये कैविटी जैसा, दूसरे एंड पे बन रहा है कॉन्वेक्स सरफेस, उभरा हुआ। चमचे का दूसरा साइड जो होता है ना, अब जिस तरफ से पॉलिश करेंगे उसका अपोजिट सरफेस हमारे काम का है। अब जैसे यहां पर कौन सा सरफेस काम का है? ये कॉनकेव वाला, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। सिल्वर कोटिंग इसके आउटर साइड में हो रही है। अब इसको उल्टा कर देते हैं। अगर हम इसकी सिल्वर कोटिंग इसके दूसरे साइड यानी कि कॉनकेव साइड में करते तो हमारे लिए मिरर काम का कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉनकेव मिरर। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें क्लियरली पता चल रही हैं। एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। मतलब आप इसकी फेस को देख के, शक्ल को देख के इसके बारे में कुछ कुछ बता पा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर। बस मैं यहां से आपको जस्ट ब्रीफ करते हुए आगे लेके जाता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, भले वो कर्व हो या वो प्लेन मिरर हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? परावर्तन का क्या नियम है? वो है कि जब कोई रे किसी मीडियम में आएगी और वापस जाएगी तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, और आपतन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण और नॉर्मल अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या थी, या दूसरा लॉ क्या था वहां पे, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जितना भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब जिस गोले से, जिस सर 3D सर बॉडी से हमने इसको डिराइव किया है, उसकी रेडियस को ही अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा हूं मैं, बट लिखा हुआ यहां पर सिर्फ इंग्लिश में है। इसको बोलते हैं उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि यहां पर इस तरफ पॉलिश है तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स ऐसे ही ये है कॉनकेव, यानी कि यहां पर कैविटी बन रही है तो इधर पॉलिश है और ये सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी किस चीज की, जिसको हमने पढ़ा है इसमें अभी तक, कर्व मिरर में। कर्व मिरर वो जो हमको चेंज करके दे दे, रेस को पैरेलल ना करे।
पर यहाँ पे सारे लॉज वही लगते हैं जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं। तो कर्व मिरर में आगे हम जो देखते हैं वो है इसके अंदर आने वाली इंटरनल वर्किंग। मतलब ये सब भी हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूँ थोड़ा सा। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आने वाली रेज जो है ये यहाँ पर पैरेलल रेज है। ठीक है, ये किस तरह की रेज है? ये पैरेलल रेज है, सीधी सीधी ये आ रही है। तो इसलिए इस वाले मिरर का नाम हमने क्या रखा है बच्चों? इसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हमने बोला है कॉनकेव मिरर। और अब जो इसके बाद में मिरर है, आप इसका नाम अपने आप सोच सकते हैं, वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं फोकस। इससे पहले वाले डायग्राम में भी आपको फोकस दिख रहा होगा। ये सारी आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जा रही हैं, सारी इनकमिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जा रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और फोकस की जो ये डिस्टेंस है पोल से जो डिस्टेंस है इसको अपन फोकस डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास और आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलावा, आर और एक एफ। और आर और एफ का जो रिलेशन है वो होता है आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। का डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे ये जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसा मैंने बताया कि अब यहाँ पर क्या है, रेज तो सारी डाइवर्ज हो रही है। देखो, अब रेज जो सारी डाइवर्ज हो रही हैं तो इनका मिलने का पॉइंट कहाँ है? इनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ वाले ऑब्जर्वर को लगेगा, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई आई लगी हुई है, तो उसको क्या लगेगा बच्चों? उसको ये लगेगा कि ये रेज यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो अपियर्स टू बी, ये अपियरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अपियर। एक्चुअली रेज यहां से नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। रिमेंबर, इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग। ये फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, जबकि इससे पहले वाला जो मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर था। ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक है हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर और एक है हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर। आई थिंक डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का डिफरेंस सबको दिख रहा होगा। जो रेज को डाइवर्ज करे उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग जब ये कर रहा है तो फोकस जो लेंथ आ रही है वो दूसरी साइड आ रही है। तो एक्चुअली फोकस नहीं है वो वर्चुअल फोकस हो गया जो दूसरी साइड आ रहा है। जैसा हमने प्लेन मिरर में सीखा था, मिरर के दूसरी साइड जो चीज है उसको हम वर्चुअल बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा इसका टेस्ट देखते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द थ्री टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग दैम? अब जिसमें रेस सीधी आई और सीधी चली गई, पैरेलल होकर चली गई ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ये जो पैरेलल हो रही है, एक जैसी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी चीज है हमारे को मिलने वाला? कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब आप बोलो कि सीधी कहाँ जाती है? एंगल पे जाती है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसका ये मतलब समझो, जैसे यहाँ पर हमने एक मिरर बनाया और आपने बोला कि ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज आएगी। नहीं भाई, आप इसकी इमेज ऐसे तो फॉर्म करते हो यूं कर करके, तो जितना बड़ा अपन ने ऑब्जेक्ट लिया उतनी बड़ी इमेज आएगी। दूसरा क्या है, एक में वो कन्वर्स कर रहा है और एक में रेस को डाइवर्स कर रहा है। कन्वर्स का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास ये कन्वर्जिंग बीम है, मतलब रेस यहाँ पर इकट्ठी होने की कोशिश करती हैं, तो अपन बोलते हैं कन्वर्स। और एक में डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने का मतलब अलग अलग हो जाना, विसरण। इसमें वो मिलने जा रहा है, अभिसरण करने हिंदी में बोलते हैं। यह है कन्वर्जिंग, मिलना। और यहां पर क्या है? डाइवर्जिंग, फैलना। एक है कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। जबकि एक में क्या था?
सीधी सीधी, अब देखो इसमें कैसी रेज आ रही है, इसमें रेज कैसे आ रही है, और एक में पैरेलल आ रही थी। तो अपन बिना टच करे भी बता सकते हैं। ये बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, अगर नहीं भी बोला होता ना तो भी हमको रे डायग्राम तो प्लॉट करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए एक मिरर लिया, और वो है कौन सा, का नाम आप खुद ही सोच सकते हो। अगर मैंने दूसरी साइड पॉलिश करी है तो इसका मतलब ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया बच्चों, ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर में मैं जो रेज ले रहा हूं यहाँ पे, सपोज वो मैंने ऐसे ली, ये आई पैरेलल, ये मैंने इंसिडेंट रे लिया, ये पैरेलल आ रहा है, ठीक है। और अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगा, ये जाएगा फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां जाएगी, ये जाएगी फोकस से। ये है हमारा एफ। अब इस वाले पॉइंट पर इन्होंने बोला शो करना है हमको कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है किसी भी सरफेस पे जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हुई है, किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, टेंजेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या ड्रॉ करा है, एक परपेंडिकुलर। ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि देखो ये जो हो गया, ये हो गया टेंजेंट, ढंग से समझना बात को। ये है टेंजेंट, और ये वाली लाइन जो है, सपोज ये डी पॉइंट है, तो सी डी जो लाइन है वो हो गया हमारा नॉर्मल। अब ये एंगल आई है और ये एंगल है आर, तो एंगल आई और एंगल आर। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि आई जो आएगा, अगर पैरेलल रे ले रहे हैं अपन, तो ये इसके बराबर है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बोला है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो वी कैन से इजीली, मैंने जल्दी में बता दिया, बट जो भी मैथमेटिक्स जानता है वो इसको समझ जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो ये है हमारा एक परपेंडिकुलर, आप चाहें तो इसको ऐसे बना लें। तो अब आपको क्या होगा, ये ट्रायंगल दिखने लग जाएगा। ये है, ये और ये, इस एंगल की कोई जरूरत है नहीं। आप चाहें तो इस एंगल को, गामा को, इन दोनों का सम बोल सकते हैं। अब ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अब जैसे मैंने डायरेक्ट बोल दिया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हो सकता है किसी को ये नहीं पता चला हो, तो फिर छोटा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ तक वह अपन समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। डायग्राम जितना क्लियर होगा उतना अच्छी बात है। अब ये एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। तो अब मैंने बोला कि ये रे जो आ रही है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस वो पैरेलल है, तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। हाँ, आई, डेफिनेटली ये हमको पता है ना। अब ये वाला जो एंगल है, सपोज ये गामा, गामा एक्सटीरियर एंगल हो गया, वो होता है आई प्लस आर, गामा इज इक्वल टू आई प्लस आर। यस। दूसरा, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया ये जो है एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है, और मैंने अभी अभी एक रिलेशन लिखा था एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जैसा एक प्रॉपर्टी और होती है ट्रायंगल में, बाइलेटरल, जिसकी दो साइड बराबर हैं। तो दो साइड बराबर होने का मतलब क्या हो गया, उसका एंगल बराबर होना। तो ये इजी सा ही काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं।
अब हम इसके आगे की बात करें, दोनों को एक साथ देखें, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ मिलेगा हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है सी पे, सारी डिस्टेंस मेजर कर ली। इसकी कॉनकेविसिटी को देखें, ये कॉनकेव मिरर जो है ये एक्चुअली कन्वर्जिंग मिरर है, साथ साथ लिखते जाना। ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये फैलाने वाला मिरर है। इसका फोकस रियल फोकस है, एक्चुअल साइड आ रहा है। इसका फोकस वर्चुअल फोकस है, अंदर आ रहा है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर का। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है वो हमको समझ में आ ही गई, ऐसा अपन इसमें मान के आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ मैंने बता दी। अपर्चर का मतलब हमने क्या देखा था, अपर्चर का मतलब होता है उसका कितना सरफेस लाइट के एक्सपोजर में आ रहा है। किसी का हो सकता है इतना आए, किसी का इतना आए, किसी का ऐसे आए, बड़ा 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 बड़ा, है ना। तो जैसे जैसे आप इसको फैलाते जाओगे इसका मतलब अपर्चर बड़ा होता जाएगा। अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है। पोल डिफाइन करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करो, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ, सभी एक एक मार्क के। तो कितने सारे मार्क्स तो आपके इजीली आ रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, व्हाट इज फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। व्हाट इज मीन बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, हाउ इट इज रिलेटेड, अभी भी बताइए वाली बात। बस अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं तो आप आराम से इनको समझ सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं इसकी कि रे डायग्राम कैसे बनाएं, रे डायग्राम को प्लॉट कैसे करना है। आखिर असली समस्या तो भैया रे डायग्राम ही है, पर रे डायग्राम कोई समस्या नहीं है। बस मैंने आपको क्या कहा, रे ऑप्टिक्स आने के लिए हमको ज्योमेट्री आना जरूरी है। आपको जितनी अच्छे से ज्योमेट्री आएगी आप उतने अच्छे से रे डायग्राम बना पाएंगे। तो यहां से जो रे आ रही है, देखो यहां पर रे आई इधर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गई, फोकस से। वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाली बात मैंने बताई थी आपको। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब हर बार अपन नॉर्मल बनाने की एक्टिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सी को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो जो ये सी और डी वाली लाइन जो है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यही हमारा नॉर्मल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ चली गई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो रे जो पैरेलल है वो पैरेलल होके चली जाएगी। अब मान लो कोई रे आ रही है किसी ऐसे पॉइंट से जा होती हुई जो एफ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो अगर कोई लाइन फोकस पे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी। इसको है ना आप पीछे वाली बात से भी समझ सकते हो कि अगर यहां से रे आई और ऐसे चली गई, सपोज आपने यहां पर कोई मिरर लगा दिया ऐसे, तो ये रे तो रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। अब जब ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गई तो किस पॉइंट से जा रही है, फोकस से। फोकस से होके इस वाले पॉइंट पे जाएगी, मिरर के ऊपर टच करेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता, उल्टे पैर लौट जाना, आम भाषा में बोले तो। डन, बिल्कुल इजी काम है, परेशान ना होए तनिक भी। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ये कि मेरे को ये मिल रहा है क्या, एफ पी। इस बार रे आ रही है सी से जाने वाली, मैंने आपको बोला सी क्या है हमारा, सी हमारा नॉर्मल है। सी अगर हमारा नॉर्मल है तो अगर नॉर्मल कोई इंसिडेंस हो रहा है तो वही नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वापस चली गई। तो सी से आने वाली रे हमेशा रिवर्स चली जाती है। यहां पर भी ऐसा ही हो गया। डन। फिर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आप देखेंगे इन सब में कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को ही हम बड़े डायग्राम बनाने में यूज कर लेंगे, और जो हो रहा है आसपास वही सब, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
तो चार चार बातें हो गई। पहली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां से जाएगी? फोकस से, या जिस पॉइंट से जाएगी उसको फोकस बोलते हैं। अगर वो रियल साइड है तो वो कॉनकेव मिरर है, अगर वो वर्चुअल साइड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से होके मिरर पे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दो बातें, जबकि दो नहीं है, बात एक ही है। तीसरी बात, अगर कोई रे सी से पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो सी से ही जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, नथिंग एल्स अभी तक। चौथी बात कि अगर कोई रे, देखो अभी भी वही है, अगर वो पॉइंट पर आ रही है, पोल पर आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल बनाते हुए आगे चली जाएगी। अब हम जिन बातों को सीखेंगे वो है हमारे फॉर्मूले को, यानी कि मैथमेटिक्स को यूज करने का। देखो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे इंसिडेंट फॉर ए कॉनकेव मिरर। देखो खुद ही चेक करो, क्या ये पहला सही है? नहीं। क्या ये दूसरा सही है? नहीं। क्या ये तीसरा सही है? नहीं। क्या ये चौथा सही है? यस, क्योंकि ये एफ से जा रहा है। डन, डना डन। मतलब बहुत ही इजी काम है। अच्छा एक बार बताओ कि अगर हमको ट्रैफिक में पीछे की कोई चीज देखनी है, रियर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं, तो आपको कैसा मिरर लगेगा? ज्यादा फैला के दिखाने वाला या कम दिखाने वाला? ऑब्वियसली जिसका ये वाला हिस्सा ज्यादा लाइट को लेता हो, तो कौन सा मिरर लगेगा? अब मान लो ऐसे आ रहा व्यू, तो ये तो सारा इकट्ठा करके यही दे देगा ऐसे। तो हमको चाहिए वहां पे रियर व्यू मिरर के लिए कौन? बोलो 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 बोलो, कौन तो है ही दोनों में कॉमन? कॉन्वेक्स मिरर। ये है यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट कोई बहुत दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर अगर इन्फिनिटी पर है, तो सारी रेस कहां पर आकर आएंगी? एफ पर। इसका मतलब छोटा, डिमिनिश्ड, फोकस, हाईली डिमिनिश, रियल और इन्वर्टेड। कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो एक रे आई ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यूं चली गई, जिस तरह से अभी हमने बनाई। ये अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ गया, किसके पास आ गया? मिरर के, ऑब्वियसली। अगर वो मिरर के पास आ गया है, देखो जैसे यहां पर आया है, ये ऑब्जेक्ट आया, तो पहला तो आपने क्या करा, एक रे ली जो सीधे सीधे पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसको एफ से जाना है। ओके, बहुत ही अच्छा काम किया। अब इस ऑब्जेक्ट के हेड से आप एक रे ऐसी ले जाओ जो सी से जाती हो। आपको पता है सी से जाने पर रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड बैक होती है। अब ये तो इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। इन दोनों का जो कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उस पर हमको क्या मिल जाएगी? इमेज। तो अब आप इमेज का साइज देख रहे हैं, अगर यहां से कंपेयर कर लो, इस ट्रायंगल को देखो और इसको देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब कैसी इमेज बनी है? रियल बनी है, उल्टी बनी है, और छोटी बनी है। और कहाँ है? बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पर, या ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा, ये में कोई इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी पे। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सी पे। सी पे रखोगे तो बनाने का तरीका वही, एक पैरेलल ले लो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से गया एफ से। एक रे का पॉइंट ऐसा लो जो सी से जाता हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो वहीं से गया। इसका मतलब इनके क्रॉस पॉइंट से हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया? वेरी गुड, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे, ये यहां पर आया देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद आई, ऐसे गई रे, ऐसे।
है ना भाई, सी से नहीं गई है ना, सी पे तो ऑब्जेक्ट ही खड़ा है। फिर आप इसको सी से जाता हुआ समझो, देखो दोबारा देखो, कंफ्यूज मत करना। ये आई एक रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गया डेफिनेटली। अब दूसरी रे है ना, ऐसी है ही नहीं जो सी से जाती हो, तो ये कहाँ से जा रही है, एफ से, और एफ से जाने वाली रे तो पैरेलल हो जाती है, तो इन दोनों के क्रॉस पॉइंट से, कटिंग पॉइंट से, इन दोनों के कटिंग पॉइंट से हमको क्या मिल जाएगी, इमेज। ऑब्वियसली इमेज यहीं आ गई, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, रियल साइड, बट अभी तक क्या है, उल्टी। ठीक है, सी पर। अब हम क्या करते हैं, सी के आगे ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, सी एंड एफ। तो सी के आगे लेके आओगे तो इमेज दूर चली जाएगी और बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे अपन ने डायग्राम बनाया। अब हमने सरका सरका के ऑब्जेक्ट को लेके चले गए हैं एफ पर, और अगर हम इसको एफ पर ले गए तो इमेज क्या हो गई है, इन्फिनिटी पे चली गई, क्योंकि एक रे तो आई पैरेलल होके, मतलब एक तो पैरेलल आई तो सीधे एफ से होके बाहर चली गई, और एक रे इसके टॉप पॉइंट से आई और सी से गई। अब ये दोनों रे कहाँ मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेगी को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, यानी कि नेवर मीट्स। इनका पोजीशन ऑफ मीटिंग नहीं पता तो हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड, रियल और इनवर्टेड, उल्टा है। या आप ऑब्जेक्ट तो कहीं भी ले जा सकते हो, इमेज की सीमा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट चला गया एफ और सी के पास, यानी कि इस बार वो बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में चला गया है, यहाँ पर कहीं। अब जब चला गया तो इस बार इमेज का क्रॉसिंग पॉइंट रियल साइड नहीं है, कहाँ है, वर्चुअल साइड, और सीधी हो गई इमेज। इमेज हो गई सीधी, और इमेज सीधी हो गई तो इसका मतलब एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सरका सरका की खत्म नहीं हुई बात, खत्म नहीं हुई, आगे आप इसको लेके चले गए कहाँ पे, पोल पे। इस डायग्राम में नहीं बना है, पर आप इसको अगर लेके चले गए यहाँ पर तो इमेज भी वही बन जाएगी। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर के कमाल को हम है ना एक एनिमेशन से देखते हैं, देखो तो शायद आपको ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा। रे डायग्राम वगैरह सारा काम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पेंसिल लिया एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे मिरर के पास लेके आऊंगा तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और इमेज इन्वर्टेड है और दूर जाती जा रही है, कहाँ से, एफ से। देखो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, दूर चली गई इन्फिनिटी पर, जैसे ही पैरेलल हो गई तो हमारी रेंज से ही बाहर हो गई। अगर आप इस पे मार्क करना चाहते हो, सारे पॉइंट बनाना चाहते हो, तो देखो सी हमारा ये है ना, और मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, ये वापस से देखो आप, इतनी रेस चाहिए, जितनी भी आप चाहो ना उतनी से बन सकता है ये मैंने मार्जिनल रेस से बनाया। इनफाइनाइट रेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, हमको सिर्फ मतलब है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही है। तो आपको लग सकता है ये कि भाई ये ऊपर जो जा रही है ये काम की नहीं है, बट अगर हमारा मिरर बड़ा हुआ होता, देखो तो ये इसके लिए काम आ सकती थी, ये रेंज में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े करने से मेरा फोकस दूर जा रहा है, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ा कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, फोकस को चेंज करना। तो ये फोकस का चेंज है, ये पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज जा रही है दूर, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, देखो। और जैसे ही ऑब्जेक्ट चला गया है एफ पर, यहां देखो पहले सी पर आया, जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बिल्कुल इक्वल साइज के हैं,
यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई और उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज क्या हो गई, दूर चली गई। और जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंच गया एफ पर, इमेज चली गई इन्फिनिटी पर। अब दूसरी तरफ का मामला आएगा, ये देखो, इसको बोलते हैं वर्चुअल। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, दूसरी साइड जो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ये इरेक्ट है, मतलब पेंसिल का टिप, आपको पेंसिल का टिप ही दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है, ये नीचे नहीं दिख रहा। नीचे वाला पॉइंट आपको नीचे ही दिख रहा है, बट ये एक्चुअल नहीं है। इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल इमेज। ये था कॉनकेव मिरर। सपोज मेरे पास यही मिरर है कॉन्वेक्स, देखो, और मैं इसको लेके आता हूँ इन्फिनिटी पे। तो मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं है बच्चों जिसमें इमेज जो है वो इस साइड आए, इस साइड नहीं आएगा, रियल साइड आने का ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है पर इमेज नहीं है यहां पर। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहा हूं, इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। क्या कभी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो पाया? नेवर। डाइवर्जन है ना इसका प्रोसेस, तो डाइवर्जन में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आपको जब भी रे डायग्राम बनाने को बोलेगा, देखो न्यूमेरिकली हमेशा, मतलब हमको जो इजी लगता है ना, वो कॉनकेव मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर की दो बातें याद रखो, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इसमें कॉन्वेक्स में। और वर्चुअल है तो साथ में क्या होगी? इरेक्ट। कॉन्वेक्स में आपको हमेशा इरेक्ट इमेज मिलेगी। और हमेशा कहाँ मिलेगी? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो मैं बोल रहा हूं, कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड दोनों के लिए। 13 मार्क्स यूं ही नहीं है इस चैप्टर के, सॉरी 12, 13 तो करंट एंड बियॉन्ड है। 10th के सिलेबस में सीबीएसई में 12 और 13 ऐसे है। दूसरे दो चैप्टर ऑप्टिक्स के 12 मार्क्स के हैं। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पास आएगा या दूर जाएगा, कहीं भी इमेज के पास वेरिएशन की दो ही जगह है, मतलब एक ही लिमिटेड ऑप्शन है, क्या? पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में। याद रखना, whenever somewhere is written कि image is formed between f and p and erect, कौन सा मिरर यूज हुआ है? डायरेक्ट बोलेंगे आप, विदाउट डिले, इट इज ए कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर है। जबकि इससे पहले वाले सिनेरियो में देखो, क्या इसमें हमेशा रियल इमेज बन रही है? नहीं। एक ऐसा केस है जब रियल इमेज नहीं बन रही, कब? ये यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हमेशा दो टाइप की इमेज दे सकता है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल वो कब देता है? एक ही केस में, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। पोल और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। एक और बात जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है, इमेज हमेशा छोटी होगी। इमेज हमेशा छोटी होगी एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, वहां के कंपैरिजन में। मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें बड़ी भी है और छोटी भी है। देखो, छोटी 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 बराबर, इस पॉइंट पे बराबर। बराबर है तो इसका मतलब कहाँ होगी? सी पे। और सी पर है तो इन्वर्टेड होगी, उल्टा। अब ये एफ पे चला गया तो इन्फिनिटी पे चली गई। जैसे ही अपन एफ और पी के बीच में लाते हैं, कई बार बोल रहा हूं ताकि आप इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत ना करो। बहुत इजी काम है बच्चों, इसमें बिल्कुल नहीं घबराने का। वापस से अपने केस पर आए हम। तो अभी तक हमने जो इसमें देखा है, चार्ट के फॉर्म में देख लो। चार्ट का वैसे कोई मीनिंग नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है ना, उससे चार्ट वर्ड सब बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपको याद रह जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो एफ पर बनेगा, सी पर है तो सी पर बनेगा।
और सी और एफ के बीच में है तो एफ और सी इसके बीच में बनेगा, चलता जाएगा। एफ पर आएगा तो इन्फिनिटी पर आएगा, हर बार रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल। कब बराबर है इसकी, इस वाली साइज को देख के बताओ, ये वाली चीज क्या होगी, सेम साइज कब होगा, सी पर होगा। एनलार्ज कब होगा, जब एफ एंड पी के बीच होगा। किस टाइप की नेचर होगी इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। रियल और इन्वर्टेड बन सकता है क्या, हमेशा बनेगा, है ना। कॉनकेव मिरर की बात करिए, अब आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं, आप इसके एक्सपर्ट हो गए हो ऑप्टिक्स के। इस बात को अपना इज्जत में काउंट करना, ग्रेविटी। मतलब आज से पहले और अब आप पहले जैसे नहीं हो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, तो इमेज फोकस पर छोटी छोटी। अगर वो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच, पी और इन्फिनिटी के बीच आ गया कहीं भी, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं आ गया, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। कॉनकेव मिरर तो बनने से पहले पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड कौन देगा, यस कॉनकेव मिरर। और कब देगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। ओहो, ये तो मजेदार काम हो गया। पोजीशन, अब शेविंग करनी होगी तो आपको दूर रखोगे पास रखोगे, ऑब्वियसली पास रखोगे, है ना। और ज्यादा डिटेल्स देखना चाहोगे ना शेविंग के लिए, तो आपको कैसा चाहिए, एनलार्ज्ड चाहिए। चेहरे को उल्टा देखना है या सीधे करके देखना है, सीधा देखना है। सीधा देखने वाला कब पॉसिबल हो रहा था, बस पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके आनी है, तो पैरेलल के लिए तो आपको ये बोला है। व्हाट शुड बी द पोजीशन व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड, है ना। कॉनकेव मिरर तो इसी ने खुद नहीं बोल दिया। बताओ, पैरेलल बीम अगर आ रही है, टाइम प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम, पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर सकता है वो, हाँ अगर एफ से पास कर रहे हैं अपन उनको तो। The man standing in front of a mirror find its images heavy, having a very small head and legs of normal size. ऐसे आपने कहीं पर देखे होंगे ऐसे मिरर जो आपके साथ बिल्कुल अजीबो गरीब शक्ल बना के दे देते हैं। तो हेड तो उसने नॉर्मल करा है, छोटा कर दिया, छोटा सिर बना दिया उसका। तो ये बता रहा है कि कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, पोजीशन बतानी है हमको। तो आप इसकी पोजीशन सोचें, थर्ड वन में, बहुत ही ईजी है। अब ये जो सारे न्यूमेरिकल्स है ना, इनको करने के लिए हमको चाहिए एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। और इसके लिए चाहिए हमको एक साइन कन्वेंशन। अब ये सारा डिस्कशन जो है अपन इन डिटेल्स अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है न्यूमेरिकली, तो किस पोजीशन पर उसकी इमेज बनेगी। तो आई होप कि आप यहाँ तक के रे डायग्राम और सारे चार्ट, पर्टिकुलरली दो चार्ट है उनको डिटेल में बनाएंगे, सारे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे रे डायग्राम को समझें। मैंने आपको एक एक बात समझा रखी है, आप उसके पिक्चर देखें, वीडियो देखें, लेक्चर देखें और इनको कोरिलेट करें। ओके, बाकी डिस्कशन अपन और नेक्स्ट क्लास में करते हैं। साइन कन्वेंशन अपन अगली क्लास में बहुत क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।